स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर जैसा देख रहे होंगे HIS 101 यानी जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, जो 2021-22 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का यानी फर्स्ट पेपर है। जिन्होंने हिस्ट्री को एक नंबर पे रखा होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स। तो बिना देर की आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और इसी प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बिना देर के आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा था ऋग्वेद उपवेद है, यानी जो ऋग्वेद है वो किसका उपवेद है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो ऋग्वेद है वो आपका जैसे चार ऑप्शन है जो आपको दिया है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो आयुर्वेदा का उपवेद है वो ऋग्वेद जो है, यानी आयुर्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है, ये आयुर्वेद जो है यानी आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा इज उपवेद या सब वेदा ऑफ ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद का एक भाग है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो और सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, जैसे दिया है धनुर्वेद, तो धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है। आप मेरे पास स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि आप अपने साथ पेन, कॉपी या पेपर लेके बैठिएगा ताकि मैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके सही उत्तर है ये सब बातें बताने वाला हूं। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और चीजों को नोट करेगा। तो पहली बात तो आप जान रही है कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद हो गया, ये इसका उपवेद हो गया। दूसरी बात जो कह रहा है कि धनुर्वेद, तो अगर हम धनुर्वेद की बात करें स्टूडेंट्स, तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद से निकला है और उसको विश्वामित्र ने यजुर्वेद से निकाला है। तो ये धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद हो गया। ठीक है, अब स्क्रीन पे लिखना इतना संभव नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए। और जो गंधर्व वेद है इसको भरत मुनि, जो नाट्य शास्त्र के मतलब प्रवर्ता माने जाते हैं और उनकी पुस्तक भी है नाट्य शास्त्र, तो गंधर्व वेद को सामवेद से निकला हुआ है। गंधर्व वेद जो है वो आपका सामवेद से निकला हुआ है और इसको भरत मुनि ने इसको दिया हुआ है, निकाला हुआ है। ठीक है, माना जाता है। और जो एक और दिया हुआ है इनमें, एक और आपका जो बच जाता है स्थापत्य, उसको विश्वकर्मा ने अथर्ववेद से निकाला हुआ है। तो स्थापत्य जो एक उपवेद है वो आपका निकला हुआ है अथर्ववेद से। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हु ऑथर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। देखिए स्टूडेंट, इसका हिंदी नाम ना देके सीधे अंग्रेजी नाम ही दे दिया है। पुस्तक का नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल और ये किसकी रचना है? RC मजुमदार की। ये किसकी रचना है? ये मतलब ये किसका किताब है? ये रचना है RC मजुमदार की। ठीक है, ये RC मजुमदार जो थे वो फेमस, इसको हिंदी में अगर इस पुस्तक का नाम करें तो भारतीय लोगों का इतिहास कहा जाता है और भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति है इस पुस्तक का नाम। और ठीक है, और ये 11 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करती है। कितने किताबों में ये आई है? 11 पुस्तकों में ये छपी है। यानी इसके वॉल्यूम जो है, इसके जो खंड है वो 11 किताबों में इसके बारे में पूरे भारत की हिस्ट्री को कवर किया है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर स्वतंत्रता तक, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर फ्रीडम स्ट्रगल तक 11 किताबों में ये संकलन है। अगर ये पूछ देता है कितने किताबों में बटा हुआ है तो 11 किताबों में बटा हुआ है। ठीक है, 11 वॉल्यूम आया है। अगला क्वेश्चन करा रामायण, द रामायण कंसिस्ट हाउ मेनी कांड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा रामायण में कितने कांड है, तो रामायण में जो है आपको मैं सीधे बता देता हूं, अभी तो जो रामायण है उसमें 7 कांड है। ठीक है, उसमें 7 कांड है, लेकिन जो अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें जो 7वां कांड है, जिसको हम क्या कहते हैं उत्तर कांड के नाम से जानते हैं, वो माना जाता है कि उसको वाल्मीकि ने नहीं लिखा है, उसको बाद में इस बुक से रामायण से जोड़ दिया गया। और ये रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा है, ये रामायण की बात कर रहा है जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी हुई है। तो इसमें 7 कांड है, चूंकि 6 कांड ऑप्शन में नहीं है तो हमने 7 को सही माना है और 7 ही है। और वो 7 कांड क्या है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है। और 7वां जो कांड हो जाता है वो उत्तर कांड। मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और क्रम वाइज पूछ देता है इससे पहले आया हुआ कांड कौन है। तो सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड है। ठीक है, और बहुत लोगों का मानना है, कई बार प्रश्न पूछता है कि क्या मतलब कौन सा वाल्मीकि कांड का हिस्सा नहीं है, तो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं, तो उत्तरकांड उसका पार्ट नहीं है। तो अगर कुल माने, क्योंकि उसकी भाषा अलग है। और उत्तरकांड क्यों नहीं है ये भी जल्दी से बता देता हूं, उसमें कुछ विवादित है, जैसे सीता को वन भेजना लास्ट में अयोध्या आने के बाद, और फिर शंबुक का वध, जो शंबुक का वध अगर आप नहीं जानते हो तो जाके देखिएगा। तो ये माना जाता है कि ये सब रामायण का हिस्सा नहीं, इसको जान के हमारे धर्म में कमियों को लाने के लिए, कुरीतियों के लिए इसको जोड़ दिया गया है बाद में। ये वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ ही नहीं है उत्तरकांड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा महाभारत में कितने पर्व हैं? तो कितने पर्व है स्टूडेंट्स? महाभारत में जो अगर पर्व देखिए, पर्व है, कांड है, सब चैप्टर को दिखाता है, सब चैप्टर होता है, पार्ट होता है। कितने पार्ट है? तो जो महाभारत का संबंध 18 नंबर से बहुत अच्छे तरीके से है।
क्यों 18 नंबर से मैं कह रहा हूं? तो महाभारत में पर्वों की संख्या भी 18 है, जो चैप्टर हो गए महाभारत में वो 18 है। अब अंक जो 18 अंक महाभारत इस कदर जुड़ा हुआ है कि इसमें 18 योद्धा ही युद्ध में से बचे थे। जो पूरा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें 18 योद्धा पांडव और कौरव मिलकर कुल 18 योद्धा ही बड़े योद्धा बचे हुए थे, ठीक है। और 18 अछूड़ी सेना भी थी, जिसमें 11 कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास थी। तो जो 18 नंबर है वो महाभारत का हिस्सा है। और जान लीजिए, एक बार और कह रहा हूं, गीता जो है, गीता में भी जो इसका मतलब 18 चैप्टर्स की बात की गई है। फिर कह रहा है कि देखिए, जो 18 पर्व हैं वो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सप्तपौतिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पत्र और अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, साल्व पर्व, इस तरह करके स्वर्गारोहण पर्व, कुल मिला के 18। और लास्ट अश्ववार्षिक पर्व। तो कुल मिला के 18 पर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनल हिस्टोरियन, यानी राष्ट्रवादी हिस्टोरियन इसमें से कौन है? स्टूडेंट, तो जो राष्ट्रवादी हिस्टोरियन की बात करें तो इसमें से सीधा सीधा जवाब है केपी जायसवाल। स्टूडेंट, केपी जायसवाल क्यों? केपी जायसवाल ही राष्ट्रवादी हिस्टोरियन है। रोमिला थापर मार्क्सवादी है, ठीक है। और आर्य शर्मा, इनका भी राष्ट्रवादी इतिहासकारों में जिक्र नहीं होता। केपी शर्मा को बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर आप पेन कॉपी नहीं लिया है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पेन कॉपी लेके आ जाइएगा। मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये पेपर तो बस वैसे ही है, लेकिन मैं आपको इतनी जानकारियां दूंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर इस मतलब प्रश्न पत्र से बहुत सारे जो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, चाहे वो परीक्षा में आए या नहीं, लेकिन बहुत सारे और महत्वपूर्ण तो बिल्कुल है, आ सकने की संभावना 100% है। तो कह रहा है, अब जो केपी जायसवाल 1831 से 1937 तक का इनका पीरियड है। जो केपी जायसवाल है 1831 से 1937 तक का, इसको 37 समझिएगा और ये 31 है, ठीक है। तो 1831 से 37 तक का इनका पीरियड है, मतलब इनका जो जीवन काल है। और केपी जायसवाल ने बहुत पेशे से वकील है, ठीक है। और पेशे से वकील थे, लेकिन दुनिया इनको राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जानती है। और इनको इतना टाइटल दिया गया, टाइटल आप समझ रहे ना, इनको इतना लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे इनको बैरिस्टर साहब और घमंडाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कह दिया। कोटाधीश का टाइटल इनको रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जो भारतीय हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं। फिर इनको सोशल रिफॉर्मर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जो भारत के राष्ट्रपति थे पहले। फिर इनको डेंजरस रिवोल्यूशनरी के नाम से भी जाना गया। और यहां तक कि रामधारी सिंह दिनकर ने इनको पूर्ण श्लोक यानी पुण्य आत्मा यानी पूर्ण श्लोक का नाम दिया, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये एकमात्र आंसर है राष्ट्रवादी इतिहासकार में, केपी जायसवाल। और इनको पूरी दुनिया भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जानती है। चलिए, ये बहुत ही निर्भीक और बहुत ही स्वतंत्र इतिहासकार माने जाते हैं, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति का पक्ष बढ़ चढ़कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कम इनटू स्मृति लिटरेचर, यानी स्मृति साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए, स्मृति साहित्य क्या आता है? पुराण, जैसे हमारे वहां वो पुराण होते हैं, ठीक है। तो इनको पुराणों से थोड़ा कम दर्जा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पुराण माना जाता है देव रचना है, और पुराणों को संकलन बस ऋषियों मुनियों ने किया है। लेकिन जो ये स्मृति है, स्मृति साहित्य, ये पुराणों से इनका अंग नीचा होता है। पुराणों से कह दिया, वेदों से इनका सॉरी, अगर मैंने पुराण बोला होगा तो गलत बोल दिया होगा। मैं बोल रहा हूं, जो वेद होते हैं, वेद जो होता है माना जाता है ईश्वर निर्मित है, बाद में उसको वेद व्यास जी ने संकलित किया है, ठीक है, और अलग, ठीक है। तो ये मानव रचना नहीं मानी जाती। लेकिन जो स्मृति साहित्य है, ये माना जाता है कि इसका दर्जा वेदों से कम है और इसको मानव संकलित किया गया, मानव से लिखा गया वेद। और इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र सब आ जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ये जो स्मृति साहित्य होता है, इसके वेदों से इसकी थोड़ी सी इसका स्तर कम होता है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा नीचा माना जाता है, नीचे का माना जाता है, नीचा नहीं माना जाता है। कह चरक संहिता कितने भागों में बटी है, यानी चरक संहिता इज डिवाइडेड। तो आपको जो कह रहा है कि जो चरक संहिता है वो 8 भागों में बटी है। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 8। चरक संहिता जो है वो 8 भागों में बटी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और चरक संहिता जो है, चरक जो है भारतीय आयुर्वेद यानी भारतीय चिकित्सा से संबंधित बहुत बड़े चरक, सुश्रुत और बागभट्ट, ये तीनों भारतीय चिकित्सा के या आयुर्वेद के आधारभूत हैं, आधारभूत स्तंभ है, यानी जो भी है तो आधारभूत है, चरक, सुश्रुत और बागभट्ट। तो मैं बता दे रहा हूँ, चरक की चरक संहिता है, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता है, और वाग्भट की अष्टांग संग्रह। तो आप याद रखिएगा इन तीनों का नाम, ठीक है। और ये जो 8 भागों में बटी है, ये जो हमारा चरक संहिता है वो 8 भागों में बटी है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी पूर्व हुई है, ठीक है। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, थोड़ा कम से कम टिप्पणी नोट करिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कांड रामायण में बाद में जोड़ा गया? स्टूडेंट्स, अब ये प्रश्न एकदम, ये जो प्रश्न के चारों ऑप्शन दिए हैं, ये बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। इसमें तो बिल्कुल, इसको मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। न बाल कांड बाद में जोड़ा गया, न लंका कांड जोड़ा गया, न सुंदर कांड जोड़ा गया, न अरण्य कांड बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि रामायण में माना जाता है कि बस जो उत्तर कांड है, आप याद रख लीजिए, जो अंतिम कांड है 7वां कांड, उत्तर कांड माना जाता है जोड़ा गया, बस उत्तर कांड।
ये आंसर क्वेश्चन गलत ही आया हुआ है मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ और लगता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बस बाल कांड जो पहला कांड है, ठीक है, बाल कांड है। और मैंने सारा जो अभी पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपको बताया था कि जो रामायण है, रामायण में 24,000 श्लोक और 7 कांड है, ठीक है। मुख्यतः 6 है, 7वां को माना जाता है जोड़ा गया, और 7वां क्या था, उत्तर कांड था। और बाकी कांड बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वां अरण्य जो सॉरी उत्तर कांड है वही माना जाता है वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, उसको बाद में जोड़ा गया। तो मेरे हिसाब से इसका कोई उत्तर सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा था, जो आया हुआ था वो कह रहा है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। अब यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, जो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि यजुर्वेद की जो मतलब कितना कह रहा है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा की जो शाखाएं की बात करें तो ये दो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हमारे भारत में प्रचलित है, और ये विश्व में भी वही है। तो एक माना जाता है, जो देखिए यजुर्वेद की रचना जो भी है, यजुर्वेद की रचना काल 1400 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व यानी आप समझ रहे हैं, मैं एक बार पहले वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया, हमारे वहां कहा जाता है कि दुनिया जब घुटनों के बल, जब चलना खाने पीने में मस्त थी, भोजन का प्रबंध करने में थी, तब हमारे वहां विकसित सभ्यता और संस्कृति थी, हमारे पास साहित्य था। दुनिया के पास जब अभी घुटनों के बल चली थी, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब ये 1400 से 1000 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है, यजुर्वेद। और इसमें 2 शाखाएं हैं, ठीक है। एक कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद शाखा, जो दक्षिण भारत में चलती है, याद रखिएगा, कृष्ण आप लिखते रहेगा। एक है कृष्ण यजुर्वेद शाखा, कृष्ण यजुर्वेद शाखा, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जो हमारे यहाँ 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी के नाम पे है। तो कृष्ण यजुर्वेद शाखा दक्षिण भारत, शुक्ल यजुर्वेद शाखा उत्तर भारत में चलता है, यानी हम जहां उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वहां चलता है, ठीक है। तो ये 2 भागों में बटा है, ये राइट आंसर आप याद रख लीजिएगा। शुक्ल यजुर्वेद दक्षिण भारत, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में माना जाता है, ठीक है। यजुर्वेद में एक बात और बता दे रहा हूं, 663 मंत्र ऋग्वेद में है। इसमें का जो 663 मंत्र है ऋग्वेद से सेम टू सेम लिया गया है, यानी एकदम उसी में के हैं, परंतु ये अलग वेद माना गया क्योंकि इसकी शैली जो है वो प्रोज है, यानी गद्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। और गद्यात्मक मंत्रों को हम क्या यजस्सु के नाम से जाता है, यजस्सु। अगर पूछ देता है यजस्सु क्या है, तो अब ये गद्य में जो मंत्र लिखे जाते हैं, जो मंत्र संस्कृत में यानी लयबद्ध नहीं होते हैं, जो कविता की तरह नहीं लिखे होते हैं, वो गद्य की तरह लिखे रहते हैं, कहानियों की तरह लिखे जाते हैं, वो यजस्सु के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका 2 शाखा है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण क्या है स्टूडेंट्स, मैं बता दूंगा। शतपथ ब्राह्मण जो है वो शाखा है, और शतपथ ब्राह्मण क्या है, किसकी शाखा है, सॉरी शतपथ ब्राह्मण शाखा नहीं, क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। और ये शतपथ जो ब्राह्मण है, ये जो ये खास करके यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी किसका ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद है, जो हमारे उत्तर भारत में चलता है, उत्तर भारत का है, तो शुक्ल यजुर्वेद का ये ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। कौन माना जाता है, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन था स्टूडेंट, साथ में शॉर्ट में बता दूं आपको, याज्ञवल्क्य माने जाते हैं राजा जनक के पुरोहित थे, यानी जो माता सीता के पिता थे उनके पुरोहित माने जाते हैं याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य ने माना जाता है शतपथ ब्राह्मण की रचना की है। और ये किसमें है, ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। अगर पूछ लेता किस यजुर्वेद का भाग है, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में भारतीय संगीत का मूल कहां से है, यानी संगीत किस में है, सामवेद में है, ऋग्वेद में है। तो बताया था संगीत वेद जो है सामवेद को कहा जाता है, इसमें संगीतों का जिक्र है, ठीक है। संगीत सामवेद में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल अंपायर, फॉल ऑफ मुगल अंपायर, यानी मुगल अंपायर का पतन किसने लिखा है, ये किताब किसकी है। तो ये बता दे रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, आरसी मजूमदार की किताब पहले आ चुकी है, केपी जायसवाल है नहीं, वीडी सावरकर नहीं, वीडी सावरकर मतलब विनोद दामोदर सावरकर, इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम लिखा है, ठीक है। तो जदुनाथ सरकार, राइट आंसर हो जाएगा जदुनाथ सरकार, ठीक है, इन्होंने लिखा है द फॉल ऑफ मुगल अंपायर। अगला प्रश्न क्या आया हुआ था हम देखते हैं स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, हम आपके लिए काफी मेहनत करके इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा है रामचरितमानस की रचना किसने की। अब जो रामचरितमानस नहीं पूछा, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास, रामचरितमानस की, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, रामचरित। और रामचरित जो है ये संध्याकर नंदी की रचना है, किसकी रचना है, संध्याकर नंदी, ठीक है। आप एकदम जान लीजिए रामचरित जो है वो संध्याकर नंदी की रचना है। चलिए याद रख लीजिएगा। कह रहा है 10 कुमार चरितम वाज कंपोज्ड बाय, यानी 10 कुमार चरितम नामक की पुस्तक कौन लिखा है। तो 10 कुमार चरितम 6वीं या शताब्दी में लिखी गई संस्कृत काव्य, संस्कृत गद्य काव्य है, ठीक है, 10 कुमार चरितम, ठीक है। और ये किसका लिखा हुआ है, 10 कुमार चरितम जो है दंडी का लिखा, दंडिन का लिखा हुआ है, ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दंडी ने लिखा हुआ है 10 कुमार चरितम। इसमें 10 राजाओं का जिक्र है, वो 10 कुमार क्या है, ये 6वीं से 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। और जिसमें 10 राजाओं का यानी द 10 प्रिंस
ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ 10 प्रिंस को इसमें ये काव्य आदर्श माना, तो 10 कुमार चरितम और काव्य आदर्श, एक किताब और है दंडिन की, एक और किताब बता देता हूं, काव्य 10 कुमार चरितम के साथ साथ काव्य आदर्श, काव्यादर्श भी जो है ये दंडिन की ही पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो आप ये जानिए काव्यादर्श भी दंडिन की एक और पुस्तक है। पूछ देता है इसकी रचनाकार कौन है, तो इसके भी दंडिन है। ठीक है, और इसमें 10 राजाओं का वर्णन है, जिसमें राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोधव, अपहार वर्मन और उपहार वर्मन और अर्थपाल, प्रगति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत, ये 10 राजाओं का जिक्र है। ठीक है, चलिए 10 राजकुमारों का जिक्र है। कह रहा हर्षचरित, ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा, हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। आपको पता है हर्ष के ऊपर चरित्र, ये किसकी किताब, प्रसिद्ध किताब है, ये बाणभट्ट की किताब है हर्षचरित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करा, कल्हड़ की राज तरंगिनी में कितने तरंग, यानी हाउ मेनी तरंग, तरंग मतलब भी चैप्टर होता है सब। देखिए हम जैसा जैसा लेखक है उसने अलग अलग शब्द, पर्व और जो भी है, पर्व कहा है, कांड कहा है, अब तरंग कहा है, तो इसमें कितने तरंग है, तो कल्हड़ की राज तरंगिनी में देखिए 8 तरंगे हैं, 8 तरंगे, 8 तरंग्स आर इन देयर कल्हड़ राज तरंगिनी, ये अध्याय। ठीक है, 8 तरंग है। ठीक है, अध्याय जो कहलाता है, इसमें 7,826 श्लोक माने जाते हैं। कितने, 7,826 श्लोक हैं। इसे कश्मीर, अब देखिए ये कश्मीर जो कल्हड़ जो राज तरंगिनी है कल्हड़ की, ये कश्मीर में है। इसकी सेटिंग कहाँ की है, कश्मीर के बारे में बताती है। इसमें कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही परंपराओं, लोक मान्यताओं का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा था, अगला प्रश्न पूछ रहा है कालिदास वाज इन रूलिंग पीरियड, कालिदास किसके पीरियड में रहे थे। तो अगर हम बात करें, कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त दो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था, तो वो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इनके काल में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फैक्सियन नामक चीनी यात्री भारत आया था। नाम याद रख लीजिएगा, पूछ लेता है, फैक्सियन, FAXION। अब फैक्सियन नामक का चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, और यहाँ की शांति समृद्धि का के बारे में जिक्र किया था कि विक्रमादित्य के राज में सब शांति और समृद्धि है। चलिए गोपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है, तो गोपथ ब्राह्मण, अब देखिए गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, अथर्ववेद आपका हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण के बारे में बात हो ही चुकी है, अब गोपथ ब्राह्मण था। ठीक है, चलिए देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण और देखिए ऐतरेय, मैं बता दे रहा हूं, पेन कॉपी से आप नोट कर लीजिएगा, जो ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण, जो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का भाग है। ये किसमें से का है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब पवित्र ग्रंथ है, उससे जुड़ा हुआ है। और ठीक है, उसके बाद कह रहा है गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ग्रंथ है, और सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का। तो याद रखिएगा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, और ये जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, और जो सतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद आपका ए ऑप्शन है, तो इससे सतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे पुराना वेद, ये तो प्रश्न आप कर ही लेंगे, ऋग्वेद को माना जाता है सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद है, और ऋग्वेद को माना जाता है 1200 से 800 ईसा पूर्व। कितना, 1200 से लेके 800 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, BC, यानी अभी जब ये पैदा नहीं हुए थे तब का लिखा हुआ है। ईसा मसीह जब पैदा, इनका बर्थ नहीं हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह जी का बर्थ नहीं हुआ था, उससे पहले की लिखी हुई है, 800 से 1200 पहले की मानी जाती है। इसी में से गायत्री मंत्र पूछ देता है प्रश्न, गायत्री मंत्र कहां से उद्गृत है, यानी कहां से आया, तो ऋग्वेद से आया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि कई लोगों का मानना है कि 3000 ईसा पूर्व भी हो सकता है, 3000 ईसा पूर्व भी हो सकता है। इसमें 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त। स्टूडेंट सूक्त क्या है, मतलब भजन गीत, एक तरह से सूक्त है, 1028 सूक्त है, और इसमें 10,600 छंद, 10,600 छंद यानी संस्कृत के श्लोक हैं, छंद यानी संस्कृत के श्लोक हैं 10,600। नोट करके रख लीजिए, कहीं पूछेगा प्रश्न ये तो जान लीजिए कि कुछ ना कुछ तो आना ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो अब ये जान लीजिए त्रिपिटक, विनय पिटक, ये सब जो त्रिपिटक है, मैं बता तो सही रहा हूं, त्रिपिटक, ज्ञान पिटक, विनय पिटक, ये जो त्रिपिटक मतलब होता है 3 पिटारी, ये बौद्ध का, जो बौद्धों का ये धार्मिक ग्रंथ है। ये किसका धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्ध का ये जो धार्मिक ग्रंथ है, नाम याद रखिएगा, त्रिपिटक, विनय पिटक, और ये सारे जो वर्क हैं ये बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, विनय पिटक, त्रिपिटक, और एक आता है सुत्त पिटक, अगर ये भी आ जाता है तो बुद्ध के सिद्धांत इन तीनों में दिए गए। ठीक है, त्रिपिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राइट आंसर आपका बुद्ध होगा, याद रखिएगा, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध। अगला कह रहा है बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, यानी बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन
ऑप्शन कह रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। यानी तो वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के सौराष्ट्र में, अगर गुजरात ना देखे सौराष्ट्र दे दे तो इसके लिए आप जानिएगा कि ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब किसने लिखी है? तो नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब जो ऑप्शन कह रहा है प्लिनी, हेरोडेटस, केटिसिस और नन ऑफ दीज। तो यानी प्लिनी, हेरोडेटस और केटिसिस। तो इसमें ये लिखी गई किताब है प्लिनी की लिखी हुई किताब है, और इसका पूरा नाम था प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर, इसको द एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा, यानी बड़े, अगर हम जैसे फर्स्ट होता है ना तो उसी तरह से, तो प्लिनी द एल्डर की ये किताब है। ठीक है, एल्डर मतलब बड़ा होता है, अंग्रेजी शब्द। ये रोमन, ये क्या थे, ये रोमन इंपायर था। ये रोमन भूगोल वक्ता भी इसको माना जाता है। रोमन ज्योग्राफी से जुड़ा भूगोल वक्ता मतलब ज्योग्राफिक उसके लोकेशन के बारे में बताता रहता था। इसकी किताब, ये प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि इसने इसमें भारत का जिक्र कर दिया है। ठीक है, और इसने भारत के भौगोलिक जगहों की जिक्र की है, जो किस आधार पे की है? इसने मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक के आधार पे, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है, इसका जो प्लिनी द जूनियर था, यानी जो छोटा था, जो उसका दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, वो बताता था कि उसके पिता हर वक्त पुस्तकों का वाचन सुनते थे, यानी कोई ना कोई पुस्तक पढ़ के सुनाता रहता, और वो उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को जुटाकर और चीजों को अलग से संकलित करते थे। तो ये माना जाता है मेगास्थनीज की इंडिका पर जो भारत वर्णन है इसका नेचुरल हिस्ट्री में जिक्र है। इसका ये मानना था, इसके बाद इसने क्या कहा था? इसने कहा था भारत की श्रृंगार सामग्री, यानी जो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, कॉस्मेटिक कहना ठीक नहीं है, लेकिन कहा था उसने भारत की जो श्रृंगार सामग्री है वो भारत, हम रोमन लोग उसको खरीद कर भारत, यानी उसको बेचकर रोम का ज्यादा धन खींच ले रहा है। यानी आप समझ सकते हैं उस समय इंटरनेशनल ट्रेड जो था, जो विश्व व्यापार था, भारत का कितना स्ट्रांग था। रोम को, यानी रोम के राजा को लग रहा था कि भारत, रोम का बहुत सारा धन भारत अपने श्रृंगार सामग्रियों को बेचकर खींच ले रहा है। स्टूडेंट्स, वीडियो बड़ा हो रहा है, बिल्कुल मत घबराइएगा, एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए जाएगा। इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जिससे आपका पेपर बहुत सटीक होगा। इसके बाद आप आराम से कुछ भी पढ़ते रहिएगा। कह रहा ऋग्वेद सूक्त 8 नंबर। देखिए, बिल्कुल मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि ये होगा वो होगा, जल्दी कर लो, ये टिक कर लो और हो गया, आप बस चलेगा और वही आ जाएगा। मैं आपको चीजों को समझा देना चाहता हूं कि आप पेपर अपने आप से अच्छा करें। या ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ऋग्वेदों में, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया, 1028 सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 है। लीलावती के लेखक है। अब स्टूडेंट्स, मैं आप कह रहा महावीराचार्य, हेमंद्राचार्य, भास्कराचार्य और कालाचार्य। तो ये जो ये लीलावती है, ये भास्कर की रचना है। भास्कराचार्य जो जानते हैं ये क्या थे? ये भारत के खगोल वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ भारत में माना जाता है भास्कराचार्य को। और भास्कराचार्य का, इनको भास्कर सेकंड के नाम से, अगर कहीं ऑप्शन में आ गया भास्कर 1 या भास्कर 2, तो इनको जानिएगा भास्कर द्वितीय, और पूरा नाम भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, भास्कर द्वितीय। इन्होंने 13 चैप्टर में, ये जो लीलावती किताब है कितने पाठों में है? तो ये 13 चैप्टर्स में बटी हुई है स्टूडेंट, 13 चैप्टर। इसमें कितने पाठ है? 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टरों में, 13 अध्याय में किताब बटी हुई, गणित और खगोल जिक्र है। यह पुस्तक शिरोमणि सिद्धांत का एक अंग भी है, माना जाता है। अगर पूछेगा शिरोमणि सिद्धांत का अंग कौन है, स्टूडेंट इतना तो समय नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाए, लेकिन अगर मैं प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूं तो शिरोमणि सिद्धांत का अंग ये लीलावती पुस्तक है, जो भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय ने लिखी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? द फेमस ट्रेलॉग यानी CU की, यानी प्रसिद्ध जो यात्रा वृत्तांत CU की किससे जुड़ी हुई है? तो आपको बता देता हूं, जो CU की है ये वेनसांग की किताब का नाम है, जिसमें इसने भारत का जिक्र किया, भारत की यात्रा विवरण किया है। और ये जो वेनसांग है, किसके काल में भारत आया था? तो उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था, और ये जो वेनसांग आया, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने बहुत सारे बौद्ध मठों के बारे में, चीजों, भारतीय साहित्य के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया, और उसको लेकर अपने देश गया, और वहां जाके किताब CU की के बारे में लिखा, जिसमें सब जिक्र उसने किया है। अब उसने कहा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर ले रहे हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। ठीक है, तो इनका जो दरबारी कवि कौन था? चंद्र बरदाई, और उन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो। अरे आपने मूवी भी आई है पृथ्वीराज, वो भी देखी होगी। तो जो कवि रहता है वो चंद्र बरदाई। ठीक है, वही कवि जो है इनका राज दरबारी कवि था। ठीक है, मूवी की बात नहीं कर, बस याद दिलाने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो और कुछ बातें बताएंगे। क्या बातें हैं? द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय, यानी पृथ्वीराज विजय नामक की पुस्तक किसने लिखी? अब देखिए, चंद्र बरदाई ने तो नहीं लिखी, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। कल्हड़ की तो राज तरंगिनी है, कल्हड़ ने भी तो लिखी नहीं। जगनिक इसके सही उत्तर है नहीं। और जयनायक ने लिखी पृथ्वीराज विजय, तो राइट आंसर हो जाएगा जयनायक ने लिखी। ठीक है, ये कौन जयनायक कौन थे? ये कश्मीरी राजकवि थे। अब इनके बारे में बता देता हूं, जयनायक क्या थे? ये कश्मीरी राजकवि थे, और इन्होंने तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज के विजय का जिक्र किया है।
मोहम्मद गोरी से जो हुआ था युद्ध, उसके में प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध का जिक्र है पृथ्वीराज विजय में, ठीक है। और ये जय नायक ने लिखा है, जय नायक ने लिखा है, ठीक है। कश्मीर के राज कवि थे। अगला प्रश्न आ रहा है, विच रिलीजन बिलोंग्स टू सुत्त लिटरेचर? सुत्त साहित्य किससे जुड़ा हुआ है? अब सुत्त साहित्य किससे संबंधित है? तो जो कह रहा है कि जो सुत्त साहित्य की बात करें, तो अब मैंने कहा कि सुत्त पीटक, सुत्त साहित्य को ही सुत्त पीटक कहते हैं। ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ये किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। सुत्त पीटक, विनय पीटक, त्रिपीटक। तो सुत्त पीटक को सुत्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि विच रिलीजियस टेक्स्ट पर विच, सॉरी पूर्व इज, या हिंदी में तो, इंग्लिश में तो पर्व भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये पूर्व किस के धार्मिक ग्रंथ है? अगर पर्व रहता तो महाभारत में पर्व होते हैं, लेकिन ग्रंथ पूछ दिया है, चैप्टर की तो बात नहीं कर रहा है। तो जो पूर्व होते हैं, किसके धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं? ये जैनों के धार्मिक ग्रंथ है। स्टूडेंट्स, आप जैनों के और धार्मिक ग्रंथों के एग्जैक्ट नाम देख के जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद गजनी? गजनी का राज दरबारी इतिहासकार, कवि नहीं, इतिहासकार कौन था? तो गजनी का इतिहासकार कौन था? उतबी था, उतबी। आप एकदम एकदम एग्जैक्ट जानिए कि उसका इतिहासकार कौन था? उतबी है था। अब देखिए, हसन नियाजी जो था वो ऐबक का था। ये किसका राज दरबारी कवि था? ऐबक का, AIBE के, ऐबक का था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिरदौसी क्या था? ये भी गजनी के राज्य में था, लेकिन फिरदौसी क्या था? फिरदौसी साहित्य की एक किताब है, ये साहित्यकार था, ये साहित्य है यानी लिटरेचर है। ये इतिहासकार नहीं तो साहित्यकार था। कौन था? ये साहित्यकार था, यानी लिटरेचर जो राइटर था। और जो चंद बरदाई, इनके बारे में तो पहले ही बता दिया है, पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो इस तरह से उतबी आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर, अगर हमको एक चीजों को समझना हो तो इसका राइट आंसर उतबी हो जाएगा, ठीक है। ओके, उतबी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कह रहा है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, आप नोट करते हैं, इतिहास के पिता के लिए जो हेरोडेटस, जो इतिहास का पिता है, वो हेरोडेटस को कहा जाता है, ठीक है। तो हेरोडेटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है पहली संकलित, इतिहास को संकलन करने का सबसे पहला काम हेरोडेटस का है, ठीक है। तो हेरोडेटस का माना जाता है। इसको द हिस्ट्रिया नाम की पुस्तक इसने लिखी, ठीक है। तो इसलिए हेरोडेटस को पहला इतिहासकार माना जाता है। अब बोला पीटक, अब फिर पूछ रहा है पीटक, वही बिना पीटक, सुत्त पीटक, किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये जो बौद्धों का ग्रंथ है, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसका भाषा क्या है? पाली है। जो हमारे वेद है वो किस भाषा में लिखे? वो संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला, कि हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? द इंडियन वॉर यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी रचना? ये जान लीजिए स्टूडेंट, ये दामोदर विनायक सावरकर, VD सावरकर की है, दामोदर विनायक सावरकर। इसका राइट आंसर है बी, विनायक दामोदर सावरकर की रचना है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन्हीं को काला पानी की सजा हुई थी, जिसपे लेके हमारे देश में बहुत विवाद भी चल रहा है इन व्यक्तित्व पे, लेकिन निश्चित रूप से इनके अगर इतिहास में भारत के लिए योगदान की बात करें तो वो बिल्कुल कम नहीं है। तो इसकी किताब को लिखा विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, और ये ब्रिटिश इंडिया के तहत ये किताब जो इन्होंने जो ये किताब लिखी थी, ये मराठी में लिखी। 1909 में ये किताब छपी। ये कब पहली बार छपी? कब? 1909 में मराठी में लिखी गई। किस में लिखी गई? मराठी में, मराठी भाषा में लिखी, और अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका कराया गया, ठीक है। और भारत में तो ये प्रतिबंधित हो गई, फिर विदेशों में एक दो छपी, ठीक है, एक दो बार छपी। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप याद रखिएगा दामोदर विनायक सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी से, जो इनकी संस्था थी, इसी इन्होंने की थी। और मदन लाल ढींगरा इससे जुड़े हुए थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं मदन लाल ढींगरा भी, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो अभिनव भारत सोसाइटी, विनायक दामोदर सावरकर। नंबर ऑफ वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग जो है 6 है। आप सीधे याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या 6। देयर आर 6 वेदांग्स एंड दे आर, अब उन वेदांगों का क्या नाम है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पूछेगा कौन सा वेदांग नहीं है, तो 6 वेदांग का नाम जब आप सुने रहेंगे तो कम से कम जान जाएंगे कि कौन सा वेदांग नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बता दूं, सीधी सीधी सी बात है, पुराण 18 है। कितने पुराण है? अब गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, सब जाके देख लीजिएगा कितने पुराणों की संख्या है, ठीक है। 18 है, लेकिन कुल नाम देखना हो तो देख सकते हैं। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अब जो तहकीक एक हिंद है, ये अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी क्या था? एक फारसी यात्री भी था और फारसी विद्वान था, जो भारत की संस्कृति और व्यापार के जिक्र इसने अलबरूनी के तहकीक हिंद में की गई। भारत की संस्कृति और व्यापार पद्धति, व्यापार व्यवसाय की जिक्र की गई है, जो गजनी के काल में भारत आया था, महमूद गजनी के काल में भारत आया था।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो अब सीधे स्टूडेंट, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत ऐतिहासिक नाटक है, प्ले है। क्या है, संस्कृत प्ले है। इसकी रचना चौथी शताब्दी में हुई, माना जाता है कि चौथी सेंचुरी में इसकी रचना कर दी गई, चौथी शताब्दी में। ठीक है, और इसके पात्र में चंद्रगुप्त और चाणक्य के का जिक्र है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद इसका किया भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी मुद्रा राक्षस जो संस्कृत वर्क था इसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। ठीक है, आप पाणिनि की यह संस्कृत ग्रामर की किताब है, यानी संस्कृत व्याकरण की अप्रतिम प्राचीन ग्रंथ है, जो 700 ईसा पूर्व लिखी गई। कितना माना जाता है, अगर स्टूडेंट बात की जाए तो ये 700 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व माना जाता है 700। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। पोएट बाण भट्ट वाज रेजिडेंट ऑफ। बाण भट्ट कहां का निवासी था। अब देखिए बाण भट्ट जो था वो हर्ष का कवि था, और इसको कई जगह इसका नाम विष्णुगुप्त भी दिया जाता है। राजा हर्ष का ये कवि था, और हर्ष का जो कवि था इसने ये पहले जो है राजा हर्ष जो थे, अगर पूछ देता, क्योंकि मैं बताते जा रहा हूं, जो ऑप्शन देख रहा है थानेश्वर के किंग को थे। ये कौन था, राजा हर्ष पहले किंग थानेश्वर के थे, बाद में ऑप्शन नहीं दिया है, वो आगे कन्नौज, बाद में कहां आ गए थे, हर्षवर्धन ने अपना राज्य चलाया कन्नौज में आके। ठीक है, और ये थानेश्वर के राजा थे। लेकिन बाण भट्ट कहां का निवासी था, तो बाण भट्ट का जन्म छपरा बिहार में माना जाता है। कहां माना जाता है, छपरा बिहार में माना जाता है, लेकिन निवासी के रूप में हम उसको पाटलिपुत्र में देखते हैं। ठीक है, तो हमने पाटलिपुत्र में भी उसको का निवास जाना है। ठीक है, अब जो हर्ष का जो किताब है, सॉरी, जो बाण भट्ट की कुछ प्रमुख किताबें वो हर्षचरित है, हर्ष के ऊपर लिखी गई है, राजा हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित इन्होंने लिखा है, हर्षचरित लिखा है। और दूसरा कादंबरी नामक किताब लिखी है, कादंबरी। ठीक है, कादंबरी लिखी है। कादंबरी को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, आप जान लीजिएगा, विश्व का किसी भी भाषा का पहला उपन्यास कादंबरी को माना जाता है। ठीक है, ये जो किसके द्वारा लिखी गई, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। चलिए, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट्स। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि आपके लिए मैं अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा के ये वीडियो कर रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा होगा। तो स्टूडेंट, आप मेरे को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, मत भूलिए। कह रहा है महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्यों की संख्या कितना है, तो स्टूडेंट्स महाकाव्य